नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली कक्षा के अंदर हमने लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट देखा और दोनों में अंतर करके देखा। आज हम उस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी तैयारियों को अच्छे से शार्प कीजिएगा। देखिएगा, ये जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसका अंतर तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इस लक्ष्य के अगर छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, लक्ष्य के अगर छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो क्या मिलता है? हमें प्राप्त होता है उद्देश्य। लक्ष्य का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेशन किया जाए तो हमें प्राप्त होते हैं उद्देश्य। और लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम जिसके द्वारा किया गया था वो थे डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। क्लियर है ना? डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। अब उद्देश्य जो है, इन उद्देश्यों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। उद्देश्यों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 भावात्मक उद्देश्य, और नंबर 3 क्रियात्मक उद्देश्य। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। अब एक बात ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? जब वो ये पूछे तब तो आप नाम डॉक्टर बी एस ब्लूम का ही लोगे, पर इस डॉक्टर बी एस ब्लूम के साथ में 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने इसको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित किया और इसका सहयोग किया और इसका कहीं ना कहीं साथ दिया। इसी वजह से अन्य शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उन लोगों का नाम भी आता है। जब भी वो भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात पूछे तो आप उसे नाम बताएंगे क्रेथवाल का। क्या नाम बताएंगे? क्रेथवाल। और जब क्रियात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात आएगी तो आप किसका नाम बताएंगे? सिम्पसन का। क्लियर है? तो लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने किया। उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। ज्ञानात्मक का श्रेय जाता है डॉक्टर बी एस ब्लूम को, भावात्मक का श्रेय जाता है क्रेथवाल को और क्रियात्मक का श्रेय किसे जाता है? सिम्पसन को। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण डॉक्टर बी एस ब्लूम ने 1956 में किया था, 1956 में। भावात्मक का वर्गीकरण क्रेथवाल ने 1964 में किया था, 1964। जबकि क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1969 के अंतर्गत किया था। याद रखना इस बात को कि साहब इन्होंने अपना जो वर्गीकरण था वो 1969 में किया था। तो पहला कंसेप्ट तो यहां पर आज ये क्लियर होता है कि लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम डॉक्टर बी एस ब्लूम ने किया, यानी कि उद्देश्य वर्गीकी ब्लूम से संबंधित है। इसी वजह से इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ब्लूम का वर्गीकरण। उद्देश्य 3 हो गए, ज्ञान, भाव, क्रिया। ज्ञान का श्रेय ब्लूम को 1956, भाव का श्रेय क्रेथवाल 1964 और क्रियात्मक का सिम्पसन 1969। ये फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि तर्क करना, चर्चा करना, वाद विवाद करना,
चिंतन करना, स्मरण करना, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। जबकि नंबर 2 पर हम लें भावात्मक उद्देश्य। तो भावात्मक उद्देश्य में जो उदाहरण आते हैं वो आता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, दुख, सुख, प्रेम, करुणा, संवेग, मूल प्रवृत्ति, भावनाएं इत्यादि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भावात्मक उद्देश्यों में आते हैं। दुख, सुख, प्रेम, करुणा, संवेग, मूल प्रवृत्ति और भावनाएं, ये सब किसका पार्ट है? ये भावात्मक उद्देश्यों का पार्ट माना जाता है। क्लियर है? इसके अलावा क्रियात्मक उद्देश्यों की बात की जाए तो जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी आ गई, फिजिकल एक्टिविटी आ गई, जैसे कि तैराकी, फुटबॉल, लिखना, इसके अलावा क्रिकेट, साइकिलिंग, ये सब किस में आती है? क्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। और एक सितारा बिंदु ये भी ध्यान रखना कि सिम्पसन के द्वारा क्रियात्मक उद्देश्यों को मनोशारीरिक उद्देश्य भी कहा गया है। साइकोमोटर, मनोशारीरिक उद्देश्य भी कहा गया है। ये ध्यान रखना। तो 3 चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा और बताई कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में तो आपके तर्क, चर्चा, वाद विवाद, चिंतन, स्मरण इत्यादि आते हैं। भावात्मक उद्देश्य में आपके दुख, सुख, प्रेम, करुणा, संवेग, मूल प्रवृत्ति, भावनाएं इत्यादि सब कुछ आती हैं। क्रियात्मक उद्देश्य में आपके तैराकी, फुटबॉल, लिखना, क्रिकेट, ये सब आते हैं। और स्टार पॉइंट मैंने आपको बताया कि सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को मनोशारीरिक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स भी कहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है, फिजिकल एक्टिविटीज इसमें आती है। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता दूं। ये जो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर हमें पता चला कि 3 प्रकार के उद्देश्य दिए गए हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, इन अलग अलग उद्देश्यों में भी कुछ सह उद्देश्य यानी इनके अंतर्गत आने वाले विशेष उद्देश्य आते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में कौन कौन सा उद्देश्य आता है? तो ज्ञानात्मक में सबसे पहला उद्देश्य आता है ज्ञान, दूसरा आता है अवबोध। समझते चलिएगा, पहले नंबर पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान आता है, दूसरे पर अवबोध आता है, तीसरे पर आता है अनुप्रयोग, चौथे पर आता है
विश्लेषण, चौथे पर क्या आता है? विश्लेषण। उसके बाद 5वें नंबर पर संश्लेषण और 6ठे नंबर पर मूल्यांकन। क्लियर है? यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में भी जो जो सह उद्देश्य आते हैं उसमें पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। ये तो किसके पार्ट हैं? ज्ञानात्मक वाले उद्देश्य के पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भावात्मक में नंबर 1 उद्दीपक, नंबर 2 कार्य करना, यानी कि प्राणी के सामने उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण हुआ, उसको देख के उसने कार्य किया। उसके बाद में नियंत्रण, नंबर 4 पर सामंजस्य, यानी कि उद्दीपक को देख के प्राणी ने कार्य किया और फिर अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए सही क्रिया के साथ में सामंजस्य बैठाया और स्वाभाविकरण करके फिर आदत निर्माण की। स्वाभाविकरण। और नंबर 6 पर आदत निर्माण। क्लियर है? तो भावात्मक उद्देश्यों में हमें जो 6 सह उद्देश्य देखने को मिलते हैं, इसके जो पार्ट देखने को मिलते हैं भावात्मक के, उसमें नंबर 1 पर है उद्दीपक। उद्दीपक को देख के प्राणी करता है क्रिया, क्रियाओं पर वो करता है नियंत्रण, उनके बीच में बैठाता है तालमेल यानी सामंजस्य, फिर वो बनती है उसके स्वभाव का हिस्सा और बार बार पुनरावृत्ति से उसकी वो क्या बन जाती है? आदत। तो ये भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण हमने देखा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्रियात्मक के अंदर नंबर 1 अधिग्रहण, नंबर 2 पर अनुक्रिया, मतलब किसी भी चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में उसके बदले क्या दिया? रेस्पॉन्स दिया। उसके बाद में नंबर 3 पर मूल्य आंकना और नंबर 4 पर संचारण, यानी कि किसी भी ज्ञान को सीख करके फिर उसके कारण रेस्पॉन्स किया, उसके वैल्यूज देखी और उसके बाद में उसका अपने अंदर संचारण करते हुए उन्होंने व्यवस्थापन किया। और व्यवस्थापन के पश्चात उसका चरित्रीकरण हुआ। व्यवस्थापन और फिर चरित्रीकरण। तो जो क्रियात्मक उद्देश्य आता है उसमें अधिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकना, संचारण, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण, ये 3 चीजें आती है। तो हर शैक्षिक उद्देश्य की अलग अलग बातें हैं, वो अलग अलग बातें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जितने भी उद्देश्य दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक और विशेष बात बता दूं, ये ज्ञान और अवबोध ये निम्नतम स्तर पर है। उसके बाद अनुप्रयोग और विश्लेषण ये सब आपके मध्य स्तर के हैं और संश्लेषण और मूल्यांकन उच्च स्तर के हैं। यही कहानी यहां उद्दीपक और कार्य करने की है, ये निम्न स्तर है। अगले 2 मध्य स्तर हैं और आखिरी के 2 उच्च स्तर है। यही कहानी इनके अंदर भी है। तो कौन से निम्न है कौन से उच्च हैं ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के मैंने कुछ आपको उद्देश्यों का वर्गीकरण करवाया, फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, चलिए ये क्लियर होने के बाद में अब एक चीज आपको पता होने सख्त जरूरी, वो क्या है वो देखिएगा कि एनसीईआरटी के द्वारा
शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण। एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इन्होंने हमारे पाठ योजनाओं के अंतर्गत, एनसीईआरटी ने हमारे जो लेसन प्लान की डायरी बनती है बीएड की और जो काम आती है अपने अगले सेक्शंस के अंदर, उनके अंदर इन्होंने कुल 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े विद्यार्थी मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के द्वारा जो लेसन प्लान इस्तेमाल होता है उस लेसन प्लान के अंतर्गत 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े हैं। कितने शिक्षण उद्देश्य जोड़े हैं? 6 से। देयर आर 6 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मर्ज्ड बाय एनसीईआरटी इन आवर डेली लेसन प्लान यूनिट। इसका मतलब यह कि इन 6 शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर वो जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर तो है भैया ज्ञान, एक तो ये जोड़ा है। दूसरे नंबर पर इन्होंने जोड़ा है साहब अवबोध, एक ये जोड़ा है। तीसरे नंबर पर है साहब ज्ञानोपयोग, एक साहब इन्होंने ये लेसन प्लान की डायरी में जोड़ रखा है। चौथे नंबर पर है साहब कौशल, इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। 5वें नंबर पर है साहब अभिरुचि, 5वें नंबर पर ये जोड़ा गया है। और 6ठे नंबर पर है साहब अभिवृत्ति, ये जोड़े गए। क्लियर है? तो जो एनसीईआरटी है उन्होंने हमारे शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण करते हुए लेसन प्लान में कुल 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े हैं। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 अवबोध, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, नंबर 4 कौशल और नंबर 5 अभिरुचि और नंबर 6 अभिवृत्ति। फटाफट से इनको क्लियर करो, फिर एक एक करके इनको लेते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, सबसे पहले अपन लेते हैं ज्ञान। और ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों, वो जो लेसन प्लान की डायरी हम बनाते थे, उस लेसन प्लान की डायरी के अंदर हमने एक चीज देखी। ज्ञान वाले पोर्शन में आप सब लोगों ने 2 बातें लिखी है कि एक तो विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्याय स्मरण कर सकेगा। तो एक तो क्या लिखी है आपने कि साहब विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्याय स्मरण कर सकेगा। और एक बात आपने लिखी थी कि विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। क्लियर है? ये 2 बातें, पहला शब्द तो क्या प्रत्यय स्मरण और दूसरा शब्द क्या था प्रत्याभिज्ञान। पूरे भारतवर्ष ने अपने लेसन प्लान्स की डायरी के अंदर यही 2 शब्दों का बार बार उल्लेख किया है, इन्हीं 2 शब्दों की बार बार चर्चा की है। अब ये क्या है तो पहले समझो। अगर हम यहां पर एक शब्द उठाते हैं प्रत्याय स्मरण, तो ये प्रत्याय स्मरण आखिर है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बच्चे को आयत का क्षेत्रफल निकालना सिखा रहे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालना सिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ सूत्र की वजह से ही याद नहीं कर पाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जो भी मान रखेगा उसमें गुणा भाग तो उसको पहले से ही आता है।
तो यदि बालक उसको ये कह दे कि साहब इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, सर इसमें तो गुणा भाग हो रहा है, वो हमें पहले से आता है, तो इसका मतलब, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लूं कि पत्ती की संरचना का अध्ययन करवा रहे, लीफ स्ट्रक्चर, और बच्चा जाते ही ये बोल दे कि साहब ये तो साहब पीपल के पेड़ की पत्ती है, या साहब ये तो आम के पेड़ की पत्ती है, या साहब ये तो सरसों के पेड़ की फूल की पत्ती है, जो को भी है, तो वो इसका मतलब चाहे ये नहीं जानता हो कि क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, उसका हरा रंग क्यों पाया जाता है पत्तियों के अंदर, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है, ये सब उसको चाहे पता ना हो, लेकिन अगर उसको इतना सा भी पता है कि ये पत्ती फलाने पेड़ की है या फलाने डिमके की, तो इसका मतलब उसको उस विषय वस्तु से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से है। और ये जो पूर्व थोड़ा बहुत ज्ञान जो है, यही क्या कहलाता है, प्रत्यास्मरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान ही प्रत्यास्मरण है, तो ध्यान रखें। इसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित पूर्व पहचान या पूर्व हल्का फुल्का ज्ञान सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? यानी कि प्रत्ययस्मरण के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित पूर्व पहचान या पूर्व का हल्का फुल्का ज्ञान सम्मिलित किया जाता है कि अगर वो पहचानता है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब उसे क्या है, प्रत्ययस्मरण है। इसके अलावा फिर आता है साहब प्रत्यभिज्ञान। अब प्रत्यभिज्ञान क्या है, जैसे मान लो एक बार आपने बच्चे को पत्ती की संरचना पढ़ा दी, तो अब साहब वो सूत्र, सिद्धांत, क्रियाविधि की संपूर्ण व्याख्या कर सक रहा है, विश्लेषण कर पा रहा है, मतलब उसको संपूर्ण ज्ञान आ चुका है, अब वो पढ़ के पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो संपूर्ण ज्ञान उसका क्या कहलाएगा, प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित, इसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित सूत्र, सिद्धांत, क्रियाविधि इत्यादि की संपूर्ण व्याख्या आदि ज्ञान सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि साहब पहला जो शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञान, और ज्ञान में आपने दो ही बातें लिखी है, प्रत्ययस्मरण, प्रत्यभिज्ञान। अगर विषय वस्तु से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चे को पहले से है तो वो उसका प्रत्ययस्मरण है, और अगर संपूर्ण ज्ञान उसको मिल चुका है तो वो उसका प्रत्यभिज्ञान है। ये बात ध्यान रखिएगा। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले उद्देश्य पर। चलिए जी, इसके बाद नंबर 2 पर आता है अवबोध, यानी कि समझ। अब गणित शिक्षण के अंदर अवबोध से क्या तात्पर्य, गणित शिक्षण जो करवाया जा रहा है उसमें अवबोध का क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों। अगर किसी विद्यार्थी को आपने ज्ञान दिया, पढ़ा दिया, तो वो उसको कितना समझ पाया है, ये समझ सकने की क्षमता ही अवबोध है। अगर विद्यार्थी को आपने सजीव और निर्जीव में अंतर बता दिया, या उसके बारे में पढ़ा दिया, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा दी, सूत्र सिद्धांत वगैरह पढ़ा दिया, आयत के क्षेत्रफल के, वृत्त की परिधि के, तो फिर वो अगर उस पढ़ाए हुए ज्ञान से दो चीजों के बीच में तुलना कर ले, दो चीजों के बीच में अंतर करना सीख ले, वर्गीकरण कर ले,
व्याख्या कर ले, इसका मतलब उस विद्यार्थी को जो दिया हुआ ज्ञान है वो उसकी समझ विकसित कर चुका है और अब वो उस चीज को अच्छे से अर्थ ग्रहण के रूप में सीख चुका है। तो जो भी विद्यार्थी अवबोध कर लेता है वो किस किस प्रकार की सिम्टम्स दिखाता है, तो वो देखें। तो अवबोध के अंदर आता है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी दो विषय वस्तुओं के मध्य तुलना करेगा, कॉमा अंतर करेगा, कॉमा वर्गीकरण करेगा तथा व्याख्या व विश्लेषण करते हुए सहसंबंध स्थापित कर लेगा। सहसंबंध स्थापित कर लेगा। क्लियर है? तो अवबोध में क्या हुआ, विद्यार्थी जो है वो दो विषय वस्तुओं के मध्य अंतर, तुलना, वर्गीकरण, सहसंबंध, व्याख्या, विश्लेषण इत्यादि से संबंधित कार्य अब आसानी से कर पा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि ज्ञात करने के, 2πr होता ना, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के सूत्र व सिद्धांतों में अंतर कर लेता है। सूत्र व सिद्धांतों में अंतर कर लेता है। क्लियर है? तो ये अगर स्टूडेंट कर पा रहा है, सारे कंटेंट्स अगर वो कर पा रहा है, इसका मतलब उस विद्यार्थी में अवबोध क्षमता पूर्ण विकसित हो चुकी है। फटाफट से इसको क्लियर करो, दिल दिमाग और ज़हन में छापो। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब अपन बढ़ते हैं अगले शिक्षण उद्देश्य की ओर। और जो तीसरा शिक्षण उद्देश्य है वो माना गया है ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग क्या कहना चाहता है, तो ये बात समझें। इसमें पूरे भारतवर्ष के बीएड तथा बीएसटीसी कोर्स करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी लेसन प्लान की डायरी में एक ही बात लिखी है कि इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट होगा वो प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेगा। अब इसका क्या तात्पर्य है, पहले तो इसको समझो कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेगा। प्राप्त ज्ञान का उपयोग कहां करेगा? दैनिक जीवन में करेगा। यानी कि ये पॉइंट मुझे एक टॉपिक से जुड़ा हुआ नजर आता है और वो टॉपिक है अधिगम, स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर। यानी कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना लर्निंग ट्रांसफर है। बाल विकास के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो पोर्शन दिया हुआ है साइकोलॉजी का, उसमें अधिगम नाम के चैप्टर में ये बात है। तो ध्यान रखना, इस शिक्षण उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध
अधिगम स्थानांतरण से दिखाई देता है। अधिगम स्थानांतरण से दिखाई देता है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर से इसका काफी अहम संबंध दिखाई देता है। अब वो कैसे, तो इसका एग्जाम्पल देखो। ITI पास युवक अपने घरेलू बिजली के उपकरण ठीक कर लेता है। एक ITI पास युवक अपने घरेलू बिजली के उपकरण ठीक कर लेता है। और एक दूसरा उदाहरण है जो मैथमेटिक्स के ऊपर लागू होता है कि प्रतिशत का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर बालक लाभ हानि के प्रश्न आसानी से हल कर लेता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि ज्ञानोपयोग के अंदर विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है और इस शिक्षण उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर से दिखाई देता है। इसके मैंने दो उदाहरण आपको बताए। पहला कि एक ITI पास युवक घरेलू बिजली के उपकरण ठीक कर लेगा, और दूसरा परसेंटेज का ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाने पर बालक लाभ हानि के सवाल भी आसानी से कर लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद में जो अगला शिक्षण उद्देश्य है नंबर 4 पर, वह है कौशल यानी कि स्किल। अब कौशल के अंदर हमें क्या देखना है? तो वैसे तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कौशल विकास योजना के नाम से भी काम किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। अगर आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज पता है तो फिर आप अपने जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। आप जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे और अच्छा करेंगे। तो कौशल क्या कहना चाहता है ये समझें। हमने अपने लेसन प्लान की डायरियों में एक ही बात देखी है कि अगर किसी प्राणी में कौशल नामक शिक्षण उद्देश्य विकसित हो जाता है, कौशल नामक शिक्षण उद्देश्य विकसित हो जाता है, तो फिर विद्यार्थी उससे संबंधित हस्तकला जरूर दिखाता है। हाथ का काम, जैसे कि सुंदर चित्र बना लेना, चार्ट बना लेना, मॉडल बना लेना, नक्शे बना लेना, सारणियां बना लेना इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत विद्यार्थी सुंदर चित्र बना लेगा, कॉमा चार्ट बना लेगा, कॉमा सारणियां बना लेगा, सारणियां बना लेगा इत्यादि। ये सारे काम कौशल के अंतर्गत विकसित होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बालक रंगीन चौक का इस्तेमाल करते हुए या रंगीन पेन का इस्तेमाल करते हुए आयत, कॉमा चतुर्भुज, कॉमा वृत्त तथा त्रिभुज की आकृतियों का
निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो कौशल स्किल क्या है कि विद्यार्थी सुंदर चित्र, चार्ट, ये सारणियां, ये सब बना लेगा, मॉडल बना लेगा। अब एक बालक रंगीन चौक का या रंगीन पेन का इस्तेमाल करते हुए आयत, चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज की आकृति अगर बना रहा है तो इसका मतलब उसमें जो शिक्षण उद्देश्य डेवलप हुआ है वो कौन सा है? कौशल। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज। चलिए जी, अब अगला शिक्षण उद्देश्य जो हमारा है वो है साहब नंबर 5 पर, नंबर 5 पर है अभिरुचि। कौन सा है? अभिरुचि। अब अभिरुचि के अंदर हमें कौन सा कंसेप्ट देखने को मिलता है तो वो समझो। अभिरुचि विद्यार्थी मित्रों एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर अगर आप तमाम पहलुओं से सोचें तो आपको निश्चित रूप से ये दिख जाएगा कि इस बालक में इंटरेस्ट है या नहीं। अभिरुचि क्या कहती है वो सुने। अभिरुचि ये कहती है कि साहब इसके अंतर्गत विद्यार्थी, इसके अंतर्गत विद्यार्थी अत्यधिक जिज्ञासु बनेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा यानी कि विद्यार्थी अत्यधिक जिज्ञासु बनेगा, अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा नंबर 3 पर जो कंटेंट आपको देखना है वो ये है कि इसके अंतर्गत बालक, इसके अंतर्गत बालक, इसके अंतर्गत बालक ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेगा। बालक स्वयं अध्ययन करेगा। इसके अलावा बालक अन्य विद्यार्थियों की सहायता करेगा। क्लियर है? तो अगर ये सारे काम कोई बच्चा कर रहा है, अगर ये सारे काम कोई बच्चा कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सब्जेक्ट से संबंधित क्या पैदा हो चुकी है? अभिरुचि विकसित हो चुकी है विद्यार्थी मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल, विद्यार्थी द्वारा प्रश्नावली को हल करते हुए शिक्षक से बार बार प्रश्न पूछना। शिक्षक से बार बार प्रश्न पूछना। क्लियर है? तो अभिरुचि में ये सारी बातें निकल करके आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है बच्चे का सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, फटाफट से क्लियर करो, फिर हम बढ़ते हैं अंतिम उद्देश्य की ओर। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर
ऑप्शन पर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं। और छठा और आखिरी उद्देश्य है अभिवृद्धि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य माना जा सकता है विद्यार्थी मित्रों। क्यों माना जा सकता है, उसके दो कारण हैं। पहली बात तो अभिवृद्धि को हम अन्य अगर नाम दें तो इसे दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है किसी भी व्यक्ति का। अभिवृद्धि को दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, और दृष्टिकोण हमेशा दो प्रकार का होता है। दृष्टिकोण हमेशा दो प्रकार का होता है। या तो दृष्टिकोण हमेशा कैसा होता है, सकारात्मक, या फिर दृष्टिकोण कैसा होता है, नकारात्मक। इसी वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि अभिवृद्धि भी दो प्रकार की होगी। अभिवृद्धि भी दो प्रकार की होगी। एक तो होगी सकारात्मक अभिवृद्धि और एक होगी नकारात्मक अभिवृद्धि। क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखना। एक तो होगी सकारात्मक अभिवृद्धि और एक होगी नकारात्मक अभिवृद्धि। अब यह है क्या, तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत संपूर्ण विद्यार्थी मित्रों ने, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों ने एक ही बात लिखी। ये विद्यार्थी में विषय से संबंधित सकारात्मक या प्रकरण से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, ये लाइन इसमें लिखनी है। यानी इसके अंतर्गत विद्यार्थी में विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखना। या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक बात, इसको मैं एक उदाहरण के रूप में क्लियर करूंगा, फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, एग्जाम्पल देखिएगा। विद्यार्थी में दहेज प्रथा से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। विद्यार्थी में दहेज प्रथा से संबंधित, डाउरी ट्रेडिशन से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी एक लाइन लिखते थे कि विद्यार्थी में विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हर चीज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है। अगर सामाजिक अच्छाई है तब तो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, लेकिन अगर सामाजिक बुराई की बात कर रहे हैं, किसी कुप्रथा की बारे की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित हमारे मन में हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण ही विकसित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में अपन ने शिक्षण उद्देश्यों का संपूर्ण वर्गीकरण पढ़ा, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आज हमने पढ़ करके समाप्त की। अब हम शैक्षिक नवाचार कौन कौन से होते हैं वो सारी बातें हम करेंगे। गणित में कौन कौन से शैक्षिक नवाचारों का इस्तेमाल होता है उनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।